कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जो सीरीज में हम जो आज से जो टॉपिक शेयर करना चाह रहे हैं, जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी यानी कि एजेंसी के सामान्य नियम क्या हैं तथा क्रिएशन और मोड्स ऑफ एजेंसी या मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी क्या क्या होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रधान के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा अपने द्वारा निर्देशित कार्यों को करने के लिए जब किसी द्वितीय व्यक्ति या सेकंड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जिसे एजेंट कहते हैं, और एजेंट उन समस्त कार्यों को करता है जो प्रधान के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, तो उस स्थिति में दोनों के बीच में जो अनुबंधात्मक रिलेशंस होते हैं वो एजेंसी के अनुबंध माने जाते हैं। तो उस स्थिति में एजेंट्स उन समस्त कार्यों के प्रति लायबल होता है जो प्रधान के द्वारा उसे कार्य सौंपे जाते हैं, और प्रधान के ब्याह पर ही एजेंट थर्ड पार्टी के साथ और प्रधान के बीच कॉन्टेक्चुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के तहत जो एक एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस जो वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ जो बात रखना चाह रहे हैं उसमें है जनरल रूल्स ऑफ एजेंसी या एजेंसी के सामान्य नियम क्या होते हैं। तो नंबर 1, whatever a person competent to contract may do by himself, he may do through an agent। यानी कि एक व्यक्ति जिन कार्यों को करने के लिए कॉम्पिटेंट है या कर सकता है, वह व्यक्ति उन कार्यों को किसी दूसरे व्यक्ति से भी करा सकता है एजेंसी के या एजेंट के अपॉइंट के द्वारा करा सकता है, एक्सेप्ट फॉर एक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। उन कार्यों को छोड़कर जिनके लिए कुछ विशिष्ट कौशल और कुछ विशिष्ट निर्धारित योग्यताएं होना जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेखक किताब स्वयं लिख सकता है, किसी एजेंट के द्वारा किताब नहीं लिखवा सकता। उसी तरीके से एक पोइट है, कवि है, या कोई एक जिसमें स्किल्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, उस स्थिति में वो व्यक्ति से ही कार्य कर सकता है, अपने कार्यों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एजेंट्स के रूप में। नेक्स्ट वन, द एक्ट्स ऑफ एन एजेंट्स आर एक्ट्स ऑफ ए प्रिंसिपल फॉर ऑल लीगल पर्पस। यानी एक एजेंट के द्वारा किए गए समस्त कार्य प्रधान के कार्य माने जाते हैं, और लीगली वो यानी कि उन समस्त कार्यों के लिए प्रधान जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी के डिफरेंट जो मोड्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 तरीके से 4 टाइप्स मोड्स हैं आर अवेलेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, एजेंसी बाय एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट, यानी स्पष्ट ठहराव के द्वारा एजेंसी। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के प्रभावी होने पर एजेंसी किस तरीके से स्थापित होती है। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, यानी कार्यों के पुष्टिकरण के द्वारा जो पहले कार्य कर दिए जाते हैं उनके बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा पुष्टि कर दी जाती है, तो वो होता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। एंड एजेंसी लास्ट है 4th वन, एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, या गर्भित अधिकार दिए जाने के फलस्वरूप किस तरीके से एजेंसी की स्थापना की जाती है। तो नंबर 1, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि बहुत सारे जो एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे जो नंबर ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू फोर्स अंडर दिस मेथड, यानी कि इस तरीके से ही किए जाते हैं। या तो उनके बीच में एक तरीके से इट में भी ऑरल और डॉक्यूमेंट्री, यानी कि जब पार्टियों के बीच में प्रधान और नियोक्ता के बीच में स्पष्ट रूप से या ऑरली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या रिटन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स उनके बीच में एग्जीक्यूट होता है, तो जिसके द्वारा प्रधान एजेंट्स को अधिकृत करता है या अपने समस्त अधिकार एजेंट्स को सौंपता है, तो वो होता है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। स्पष्ट ठहराव के द्वारा प्रधान और
नियोक्ता के बीच, प्रधान और एजेंट्स के बीच में जो कॉन्टेक्चुअल रिलेशन होता है वो एक तरीके से एजेंसी के रूप में वो दैट इज एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेकेंड वन, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कम इनटू ऑपरेशन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, यानी कि कानून के प्रभावी होने पर इस तरीके से एजेंसी को स्थापित माना जाता है। फॉर एग्जांपल, यानी एक पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जैसे जितने भी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। तो यदि एक पार्टनर कोई कार्य पार्टनरशिप साझेदारी फर्म में कोई कार्य करता है एजेंट्स के रूप में, तो वो उस एक साझेदार के कार्यों के प्रति जो अन्य साझेदार हैं वो सभी के सभी साझेदार कानूनी रूप से बाध्य होते हैं और कानूनी रूप से वो लायबल होते हैं, उन सभी कार्यों के प्रति लायबल होते हैं जो किसी एक साझेदार के द्वारा, पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा साझेदार के रूप में जो कार्य किया गया है या एजेंट्स के रूप में कार्य किए जाते हैं। तो दैट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। थर्ड वन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट अडॉप्शन ऑफ एन एक्टिविटीज़, यानी कोई कार्य पहले हो चुका है और उसके बाद में उस पर पुष्टि कर दी जाती है, उस पर अप्रूवल दे दी जाती है, तो उस स्थिति में रेटिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन लागू होता है और रेटिफिकेशन लागू होते ही एजेंसी उनके बीच में एक एस्टेब्लिश हो जाती है। यानी कि जो जनरल जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एजेंसी के, उसमें प्रधान के द्वारा एजेंट्स को इम्प्लाइड या गर्भित या उसको रिटर्न या ओरली एक तरीके से उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है, उसको अधिकार अथॉरिटी दे दी जाती है और उसके फलस्वरूप ही व्यक्ति एजेंट्स के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन या एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन के तहत जब कोई व्यक्ति किसी की ओर से बिना कोई स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार प्राप्त किए बिना उसके लिए कार्य करता है, तो यह उस व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया गया है उसकी इच्छा पर निर्भर आधारित होता है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा नहीं करे, एक्सेप्ट करे और आइदर रिजेक्ट करे। अब जब वह व्यक्ति यानी प्रिंसिपल के रूप में उस कार्य को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसी दशा में पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी का निर्माण मान लिया जाता है, एजेंसी क्रिएटेड बाय द रेटिफिकेशन मान लिया जाता है। और ऐसी दशा में उस कार्य को करने के वही प्रभाव होते हैं जैसा कि वह कार्य पुष्टिकरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अधिकारों के अंतर्गत ही किया गया हो। एजेंसी की स्थापना की इस विधि को, यानी कि जो क्रिएशन बाय रेटिफिकेशन में एक तरीके से कार्य पहले कर दिया जाता है और उसके बाद में उन कार्यों को एक तरीके से ऑथराइज या अथॉरिटी उन पर दे दी जाती है, उन पर कंसेंट दे दी जाती है, उनको अधिकृत मान लिया जाता है, तो उनके बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जो मेथड या मोड्स लागू होता है वो एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन लागू होता है। तो रेक्टिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड इन केस वेयर अडॉप्शन ऑफ एक्टिविटी इज मेड बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हाव भाव से, यदि उसमें यानी स्पष्ट हाव भाव से या एक्सप्रेसली स्पष्ट रूप से उस पर किसी कार्य पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य पर प्रधान के द्वारा उस पर सहमति दी जाती है, तो एक्सप्रेसली रेटिफिकेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी विदाउट ए, यानी बिना ए के डायरेक्शंस के बी हैज़ परचेज गुड्स फॉर द सेक ऑफ ए, यानी बिना ए के डायरेक्शन से बी कोई माल खरीद लेता है, तो लेकिन देर आफ्टर ए हैज़ गिवन हिज सपोर्ट एडॉप्शन, बाद में ए उस बी के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की गई उसको अडॉप्ट कर लेता है या उस पर एक्सेप्टेंस कर देता है, तो इट इज़ ए कॉल्ड रेटिफिकेशन। नाउ ए और बी के बीच में जो एक रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट्स का मान लिया जाता है। The rectification where there is no expression is called implied rectification. For example, Mr. Q has P's money with him. Without P's direction, Q has lent that money to R. यानी कि बिना P के डायरेक्शंस के Q R को पैसे उधार दे देता है और उसके बाद में R जो इंटरेस्ट
पेड करता है वो डायरेक्टली किसको कर रहा है, पी को करता है। तो विदाउट एनी डिबेट पी हैज़ टेकन दैट अमाउंट फ्रॉम आर, यानी कि यदि किसी बिना किसी डिबेट्स के यदि पी उस राशि को आर से ले लेता है तो इस स्थिति में पी यानी क्यू की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है और ये एक इम्प्लाइड रेक्टिफिकेशन मान लिया जाता है। फोर्थ वन, एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, दैट इज important. This type of agency come into force by virtue of relation between party और by conduct of party, यानी कि इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के एस्टेब्लिश होते हैं वो एक तरीके से पक्षकारों या पार्टीज के बीच में उनके बीच संबंधों के आधार पर या उनके आचरणों के आधार पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड आर and B are brothers. A has got settled in foreign country without any request from A. B has handed over A, जो A की एग्रीकल्चर की ज़मीन है वो किसी फार्मर को दे देता है और B उसके बाद उस फार्मर से जो कलेक्ट होता है एग्रीकल्चर लैंड के बदले में वो रेमिट करता है किसको, A को करता है। तो इस स्थिति में ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन स्थापित होते हैं वो एक तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट्स के रूप में हो जाते हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं जिनके द्वारा एजेंसी स्थापित मानी जाती है। एजेंसी बाय नेसेसिटी, आवश्यकता के द्वारा, एजेंसी बाय एस्टोपेल, प्रदर्शन के द्वारा, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी यानी कुछ एक विशेष परिस्थितियों में लॉ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का एजेंट बनने का अधिकार प्रदान करता है। तो ऐसी दशा में उत्पन्न या स्थापित एजेंसी को आवश्यकता द्वारा एजेंसी मान ली जाती है। इस प्रकार कभी कभी ऐसी परिस्थितियां कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना स्पष्ट अथवा इम्प्लाइड अथॉरिटी प्राप्त किए हुए उसके लिए कोई कार्य करना पड़ता है। तो ऐसा कार्य करने से एजेंसी का निर्माण माना जाता है। यानी कुछ एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट या अधिकृत रूप से कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो उस स्थिति में यदि पहला व्यक्ति उन कार्यों को कर लेता है तो वो परिस्थिति क्या हो सकती है, देयर शुड बी ए रियल नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में नियोक्ता या एक व्यक्ति से संपर्क करने की स्थिति में नहीं होता है दूसरा व्यक्ति, तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। तो एजेंट ने नियोक्ता के हितों के लिए या एजेंट नियोक्ता के हितों के या परिस्थिति के अनुसार उचित एवं व्यवहारिक जो वे है उसके हिसाब से वो कार्य कर लेता है तो वो एजेंटी बाय द नेसेसिटी मान ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए 100 बैग्स बटर ट्रांसपोर्टेशन वाले को देता है टू रोड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। एक्चुअली इट इज़ ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप कोई किसी किराए पर गुड्स को भेज रहे हैं तो एक तरीके से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ ड्यू टू कुछ क्राइसिस यानी ट्रक रोक दिया जाता है तो उस स्थिति में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको पता है कि भाई जो बटर है वो ख़राब होने वाली स्थिति में है, तो ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उस स्थिति में उस बटर को सोल्ड करता है या करने का प्रयास करता है गांव के नज़दीक जो विलेजर्स को। तो वो एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका माल ले जा रही है और ट्रांसपोर्ट कंपनी उनके बीच में एक क्रिएशन ऑफ एजेंसी मान ली जाती है जो आवश्यकता के द्वारा उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ यदि ट्रांसपोर्टर कंपनी उस गुड्स को सोल्ड नहीं करेगी, बेचेगी नहीं, तो वो गुड्स खराब होने की स्थिति में होगा। तो एक संकटकालीन परिस्थिति होती है। उन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने विवेक से सोचता है कि भाई उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो, तो उस स्थिति में उनके बीच में एक आवश्यकता द्वारा एजेंसी स्थापित मान ली जाती है। सेकेंड वन, बाय स्टफल और होल्डिंग आउट, जिसे हम कहते हैं
गत्वारोध अथवा प्रदर्शन द्वारा। एजेंसी के संबंध में यह सिद्धांत इस रूप में लागू किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों अथवा आचरण द्वारा, यानी कि बिहेवियर और शब्दों के द्वारा या कंडक्ट के द्वारा ऐसा प्रदर्शित करता है या डिस्प्ले करता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वह वास्तव में नहीं होता है, और यदि उसके इस व्यवहार एवं आचरण से कोई अन्य व्यक्ति एजेंसी की उपस्थिति में विश्वास करने के लिए प्रेरित होता है, तो उस विशिष्ट व्यक्ति के साथ अनुबंध कर लेता है, तो इस प्रकार स्थापित जो एजेंसी वो गत्वारोध या एस्टोफेल और होल्डिंग आउट एजेंसी मानी जाती है। तो इस तरीके की जो एजेंसी या एजेंसी क्रिएटेड बाय एस्टोफेल, यानी कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी एक व्यक्ति एजेंट्स के रूप में प्रदर्शित करता है और उसके ब्याह पर जो थर्ड पार्टी है वो यह मान लेती है कि वह व्यक्ति वास्तव में उस व्यक्ति का एजेंट है, तो वो एस्टोफेल ऑफ बाय एस्टोफेल एजेंसी मानी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो राइट्स ऑफ एजेंट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एजेंट्स डिस्कस करेंगे। सभी को थैंकिंग फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।